नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते के बीचों बीच हम पहुंच चुके हैं और भारतीय बाजारों में आज भी एक शानदार तेजी देखने को मिली और तेजी रही इस तरह की कि आज मार्केट्स ने वो लेवल्स छुए जो कि एक समय पर रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल रह चुके हैं, यानी कि 15,300 के पार। और निफ्टी 16 फरवरी के बाद दोबारा वहां पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शानदार तेजी भारतीय बाजारों में बनी है, उसमें भी आईटी इंडेक्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन सेकंड हाफ के अंदर आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। एक शानदार मूव आईटी स्पेस में रहा और लगातार चौथा दिन जबकि निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट मार्केट के अंदर देखने को मिला। रियल्टी आईटी जो कि 6 हफ्ते की ऊपरी स्तरों पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। ऑटो इंडेक्स करीब 10 हफ्ते की ऊंचाई पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि आउट परफॉर्मर रहा है, रिकॉर्ड स्तरों पर स्मॉल कैप इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और साथ ही साथ मेटल में जो प्रेशर था वो थोड़ा सा और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा है। वहां पर आज भी बिकवाली का दौर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल मार्केट में शानदार तेजी और 10 मार्च के बाद पहली बार सेंसेक्स 51,000 के ऊपर आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो शानदार तेजी रही। आप निफ्टी के ओवरऑल अगर मूड माहौल को देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत ठीक ठाक थे। उसके बाद मार्केट्स में शुरुआत भी ठीक हुई, लेकिन फिर गिरावट आई और लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक के बाद मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े तेजी के साथ, जिसमें सेकंड हाफ में आईटी स्पेस ने एग्रेसिवली पार्टिसिपेट भी किया। आज निफ्टी की रेंज करीब 125 अंकों के आसपास की बनी। सेंसेक्स की 450 अंकों का एक दायरा तय किया और निफ्टी बैंक भी करीब 450 अंकों के दायरे के अंदर आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन मेजर आंकड़े आपको सभी एडवांस डिक्लाइन के एडवांस साइड पे ही दिखाई पड़ेंगे। अगर आप निफ्टी के तेजी के आंकड़े देखेंगे तो करीब 32 ऐसे शेयर हैं जो कि तेजी में बंद हुए। 18 शेयरों में बिकवाली रही। सेंसेक्स के करीब 22 शेयरों में तेजी, 8 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक हालांकि आज थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से डिक्लाइन ज़्यादा थे। 7 शेयरों में बिकवाली, 5 शेयरों में तेजी और एफ&ओ के 83 शेयर तेजी में थे और 50-70 शेयरों में आज बिकवाली रही। मोर लेस 50-50 के आसपास का रेशियो वहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। एनएससी के 1223 शेयर तेजी में थे, 711 शेयरों में बिकवाली और बीएससी के 1960 शेयर तेजी में थे, 1178 शेयरों में बिकवाली। तो ब्रॉडर साइड पर आप अगर मैक्रो आंकड़े देखेंगे तो उनमें आपको तेजी ही इंडिकेट होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसीलिए स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर, मिड कैप इंडेक्स में भी आज आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी। कंट्रीब्यूशन आज रहा बजाज डुओ का, यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो कि तेजी में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े और इन्फोसिस और टीसीएस, खासतौर से इन्फोसिस 31 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन्फोसिस ने दिया। इसके अलावा टीसीएस 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा था और एचडीएफसी लिमिटेड करीब 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा बिकवाली आज रही मेटल में, तो जेएसडब्ल्यू स्टील सबसे ज़्यादा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देते हुए 5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी रहा। रिकॉर्ड पहुँचा बजाज फिनसर्व, यूपीएल, विप्रो, ये कुछ ऐसे नाम, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर आज भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। वॉल्यूम के लिहाज से एसबीआई प्रोमिनेंटली आज भी आगे रहा। 2165 करोड़ का कामकाज यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए अब हमारी रोज की जानकार जो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, इस पूरे हफ्ते के लिए, वो है रचना वैद्य जो कि आपको बाजार पर अपनी रणनीति बता रही हैं और साथ ही साथ हमारे साथ दीपाली मौजूद होंगी। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कुछ नंबर्स को लेकर जो कल आने वाले हैं। रचना जी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी का चार्ट लेके आइए। कल मुझे अच्छे से याद है रचना जी ने 15,140 शायद निफ्टी का सपोर्ट बोला था और 15,300 ये निफ्टी का रेजिस्टेंस बोला था। आप आज का निफ्टी का चार्ट जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल बखूबी ये पिक्चर साफ होते हुए दिखाई पड़ेगी। 15,100 के पास से ही निफ्टी घूमा और 15,300 के आसपास ही आके बंद हुआ। तो रचना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार कॉल, बाजार पर शानदार रणनीति रखने के लिए और आपका व्यू बिल्कुल सटीक एक बार फिर से आज बैठता हुआ दिखाई पड़ा। अब इतनी बड़ी तेजी के बाद रिकॉर्ड स्तरों के हम आसपास पहुंच चुके हैं, क्या करना चाहिए अब? जी गुड इवनिंग एंड मेरा ये मानना है कि जो ट्रेंड अच्छा है, अप है, वो उसको और हमें राइड करना चाहिए। और अब हम आज जो बात करेंगे, अब हम जून के फ्यूचर्स के लेवल्स के हिसाब से बात करेंगे। अब हम जो भी ट्रेड पोजीशंस नंबर्स जो भी आज डिस्कस करेंगे, मई के बारे में नहीं करेंगे। एंड जून के हिसाब से निफ्टी में अब जो सपोर्ट बनता है वो 15,250 के आसपास है और रेजिस्टेंस जो बनता है वो यू कैन से, बिकॉज इट्स अ राउंड फिगर, तो 15,500 तक की जगह ओपन है। तो हमें कंटिन्यू करना चाहिए, अपने एसएल को ट्रेड करना चाहिए जिन्होंने इंडेक्स ट्रेडिंग करा है और पहले से पोजीशन बनाई हुई है, और इन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो रचना जी के हिसाब से अगर चला जाए तो हम ये मान के चले कि अब जून के आंकड़ों के लिहाज से निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच कर देगा। 15,541 निफ्टी का ऑल टाइम हाई और 15,500
अब रचना जी नए हाइज या नए लेवल्स जो है मार्केट में देख रही हैं। अच्छा रचना जी, हमने बुलिश स्टांस रखा निफ्टी को लेकर, माने इस बारी कि निफ्टी बैंक पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? निफ्टी बैंक वीक है कंपैरेटिवली एंड उसका कुछ कर तो नहीं सकते, पर वो जब तक खुद टर्न होके ऊपर नहीं आएगा हमें ध्यान दूसरे स्टॉक्स पे ज्यादा देना पड़ेगा। निफ्टी बैंक का जहां तक सपोर्ट है जून के हिसाब से, तो दैट वुड बी कि 34,500 पे सपोर्ट है और 35,500 पे रेजिस्टेंस है। तो इस हिसाब से हमें इसको प्ले करना पड़ेगा और इंडिविजुअल बाकी बहुत नाम है जो अच्छे चल रहे हैं, तो उन पे फोकस करेंगे तो ज्यादा आसानी से इन द मनी आ जाएंगे। तो निफ्टी बैंक थोड़ा वीक शेड है, लेकिन निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग शेड है। 15,500 के टारगेट्स के लिए आप वहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा रचना जी, 2 दिन पहले मुझे याद है आपने डीएलएफ की कॉल दी थी और क्या शानदार कॉल थी। 290 आपने टारगेट दिया था और आज डीएलएफ की क्लोजिंग 291 रुपये है। 2 दिनों के अंदर ही आपका टारगेट अचीव हुआ। तो पहले तो डीएलएफ के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और अब जिन्होंने डीएलएफ ले रखा है वो क्या करें, टारगेट अचीव हो गए निकल जाए या बने रहें अभी भी? जी, सही बात है आपकी। डीएलएफ ने बहुत ही हमें सपोर्ट करा एंड मेरा ये मानना है कि हमें अगर पहले से पोजीशन ले रखी है तो हमारा फायदा इसी में है कि हम एसएल को ट्रेल करें, और जिनको भी अब एसएल को ट्रेल करना है उनके लिए अब नया एसएल होना चाहिए 284। ये मैं अब जो बात कर रही हूँ वो जून के फ्यूचर्स के हिसाब से है। जिन्होंने भी आगे और दिनों में कंटिन्यू करेंगे, ऑब्वियसली कल बाकी के तो एक्सपायर हो जाएंगे, तो उस हिसाब से चलेंगे हम। हमें बने रहना चाहिए, यू नेवर नो, जहां तक एडिशनल जूस मिलता है तो हमें और फायदा हो सकता है। आज के दिन के मूव ने ही पर लॉट 60,000 रुपीज जितना प्रॉफिट दिया है, तो आधे लाख से ज्यादा रुपया एक लॉट पे बना है इस स्टॉक में। तो आधे लाख से ज़्यादा एक लॉट पे बना। इनफैक्ट यही नहीं, एलएनटी जो कल कॉल दी गई थी रचना जी की तरफ से वो भी आज 1.5-2% ऊपर बंद हुआ। और आयशर के बारे में तुम जानती हैं, लगातार 3 दिन हो गए जो स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला और लगातार चल ही रहा है वो स्टॉक। खैर उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन रचना जी, अब डीएलएफ के बाद बहुत इंतजार होगा लोगों को, अगली 2 कॉल्स कौन सी होंगी जहाँ पर एक तेज़ी की उम्मीद या जहाँ पर मंदी की उम्मीद हम लगा के चलें, जहाँ मूव आ सकता है? जी, मेरे आज के जो स्टॉक सिलेक्शन है उसमें एक मारुति है और एक सिप्ला है। तो मारुति के जून के फ्यूचर्स के हिसाब से हम इसमें एसएल लगा सकते हैं 6960 पे, और जिन्होंने अगर पहले से आज के दिन में अगर किसी ने पोजीशन बनाए भी हो तो वो भी इन लेवल्स पे नजर रख सकते हैं। एंड टारगेट हमारा हो सकता है 7150 एंड 7200। तो मारुति पहला नाम है, 7150 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। दूसरा नाम रचना जी? किसी को भी कोई एसएल अगर दूर लगता है, बड़ा लगता है, तो माइनर डिप के लिए वेट करिए, अपने आप एसएल छोटा हो जाएगा। सिप्ला के फ्यूचर्स की जहां तक बात है तो हम एसएल लगाएंगे 940 पे और हमारा टारगेट उसमें होगा 960, 70 एंड 80। तो मारुति 7150 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और सिप्ला आप 940 का स्टॉप लॉस रखें। 960, 70, 80 जैसे जैसे आपको तेजी मिले अपने टारगेट्स को आप फर्दर ट्रेल कर सकते हैं। कल की शानदार कॉल एलएनटी, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? शानदार तेजी तो इसमें रही, आज भी 1.5% ऊपर बंद हुआ, टारगेट्स भी आपके अचीव भी हुए और एक्सीड भी हुए। अब उसके बाद क्या करें? जी, एलएनटी में भी कंटिन्यूएशन के चांसेस है एंड उसमें भी एसएल को ट्रेल करना चाहिए। किसी की पोजीशन है तो मेरी अपनी भी इसमें पोजीशन है, और एसएल को आप ले सकते हैं आप 1460 के आसपास, एंड ऊपर वाली साइड पे आपका टारगेट हो सकता है 1490 एंड 1500। तो 1500 अब ये नए टारगेट्स आपको आ रहे हैं और आप अभी भी इसके अंदर बने रह सकते हैं। अच्छा रचना जी, मेजर मार्केट में आज मूव था आईटी स्पेस के अंदर, स्पेशली इन्फोसिस और टीसीएस। ड्राइविंग सीट पे आज ये दोनों स्टॉक्स थे और तेज़ी के साथ ही बाजार को भी लेके गए और खुद भी बंद हुए। मान के चलें कि अगली तेज़ी में अब आईटी सपोर्ट करेगा जो ऑल टाइम हाई हिट होने वाला बाजार में? यू नेवर नो, इट कुड बी द लीडर सेक्टर, क्योंकि बाकी जो बड़ा सेक्टर है बैंकिंग, उसका तो ज्यादा सपोर्ट हमें मिल नहीं रहा, तो हम डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं। और ये इन्फी वगैरह का चार्ट भी ऐसा है जहां पे जो उसके रिसेंट हाइस थे वहां पे जाने के लिए रास्ता काफी साफ है। तो इन्फी की अगर फ्यूचर्स की स्पेसिफिकली बात करी जाए तो उसमें ऐसा लगा सकते हैं 1360 पे, और हमारा टारगेट हो सकता है 1450 एंड 1480। ओके, और टीसीएस को लेकर कोई राय रणनीति आपने रखी है? टीसीएस में भी ब्रेकआउट है तो वो भी कंटिन्यूएशन दे सकता है, हालांकि उसमें एसएल होना चाहिए अब 3140 के करीब,
एंड ऊपर वाली साइड पे उसके उसके भी जो रिसेंट हाइस थे 3300 एंड 3300 प्लस, वहां पे वो मल्टीपल डेज के हिसाब से ऑब्वियसली जाने के लिए उसका रास्ता साफ है। रादर आईटी की अगर लिस्ट चेक करूंगा तो उसमें सारे बड़े नाम, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, मिड कैप में कोफोर्ज जैसी कंपनी, सब में आज एक खरीदारी का दौर देखने को मिला। मिड कैप आईटी से कोई नाम रचना जी आपने सुझाया, कोई लग रहा है आपको जिसके चार्ट बेहतर है, देख सकते हैं पोजीशन में? है एंड माइंडट्री में अगर कोई जून के फ्यूचर्स अगेन के हिसाब से 2190 के आसपास का सपोर्ट अगर ये स्टॉक होल्ड करेगा तो आप इसमें डिप पे बाइंग करिए एंड उसमें ऊपर वाली साइड पे जो लेवल्स देख सकते हैं हम, दैट कुड बी 2260 एंड 2280 एंड 2300। तो आपके सामने 2-3 नाम मिड कैप स्पेस में रखे गए हैं जिनके ऊपर आप रणनीति बना सकते हैं, जिनके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। अच्छा, आपने रियल एस्टेट स्पेस में डीएलएफ का नाम चुना था, डीएलएफ को पिक किया था और शानदार टारगेट्स भी अचीव हुए। पूरा रियल्टी आज बज़ में आ गया, फिनिक्स, आईबी रियल, सनटेक, किसी भी रियल एस्टेट की कंपनी उठा ले, सब में आज एक खरीदारी थी। यहाँ कोई और नाम है क्या जो डीएलएफ जैसा एक रिटर्न दे सकता है? जी, सनटेक मुझे ये लग रहा है कि 1-2 दिन शायद कंसोलिडेट करेगा फिर चलेगा, तो इसलिए उसको 1-2 दिन के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। और बाकी हमें इंडिया बुल रियल एस्टेट वगैरह पे ध्यान अगर देना है तो उसमें एसएल हो सकता है आपका 97 रुपीस का और टारगेट हो सकता है 110 और 120 का। और जहां तक फिनिक्स मिल्स की बात है तो उसमें हम एसएल लगा सकते हैं 780 के करीब पे और हमारा टारगेट हो सकता है 840, 850 एंड 870। ओके, तो फिनिक्स मिल नंबर्स भी हैं इसके और नंबर्स के लिहाज से भी इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। रचना जी, 2 नाम और थे आज जो मार्केट को मेजरली सपोर्ट कर रहे थे, एक था बजाज फिनेंस और दूसरा बजाज फिनसर्व। फिनसर्व तो क्या शानदार तेज़ी थी आज, ऑब्वियसली जो एक सुबह एक ब्लॉक हुआ उसके बाद से इसमें तेज़ी बनी और स्ट्रॉन्ग मूव रहा। यहाँ पर किसी ने अगर पोजीशन ले रखी है वो भी, और अगर कोई नई पोजीशन लेना चाहता है वो भी, क्या किया जाए दोनों में ही, बजाज फाइनेंस में भी, फिनसर्व में भी? जी, दोनों बजाज फाइनेंस में भी कंटिन्यूएशन के चांसेस है एंड फिनसर्व भी अच्छा लग रहा है और उसमें भी कंटिन्यूएशन हो सकता है। यही है कि आज का दिन का जो उसका मूव है वो काफी बड़ा है, तो हमें एसएल को अगर पुरानी पोजीशन है तो ट्रेल करना ज्यादा आसान है। फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा थोड़ा डिप के लिए वेट कर लेना बेहतर है। और ये सब हाई बीटा नेम से इसमें डिप भी अच्छा आता है, तो ऑन एनी बैड आवर ऑफ द डे मल्टीपल डेज के हिसाब से पोजीशन बनाने के लिए सेफ एंट्री मिल जाएगी। और बजाज फिनसर्व का एसएल होना चाहिए 11600 पे एंड टारगेट हो सकता है 12250 एंड 12500 का। और जहां तक बजाज फाइनेंस की बात है तो आपका एसएल हो सकता है 5690 पे एंड योर टारगेट कुड बी 5950 एंड इवन 6000। तो 6000 तक की चाल बजाज फाइनेंस दिखा सकता है और करीब करीब 12500 ये मैक्सिमम टारगेट बजाज फिनसर्व के भी देखने को मिल सकते हैं। आगे कुछ और स्टॉक्स पे भी बातचीत करते हैं रचना से, लेकिन उससे पहले दीपाली हमारे साथ मौजूद है। 2 नंबर्स कल क्रूशियल आने वाले हैं, एक है सन फार्मा और दूसरा है कैडिला, और दोनों काफ़ी चर्चा में भी थे और हाल में एक अच्छा मूव भी दोनों में देखने को मिला है। कैसे नंबर रहेंगे इस पर बातचीत कर लेते हैं। दीपाली बताइए, क्या आंकड़ों को आपने देखा, क्या खंगाला आपने? सन फार्मा के नंबर्स पर नजर रहेगी। हालांकि नंबर्स कैसे रहेंगे वो बताने से पहले 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि जो टैरो की सेल्स रही थी इस क्वार्टर में वो थोड़ी स्लगिश रही थी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि क्वार्टर 3 में सन फार्मा की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग थी। स्पेशलिटी बिजनेस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी, जहां पर हमने सीक्वेंशियल बेसिस पे 30% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी थी और साथ ही मार्जिन इनके काफ़ी स्ट्रांग रहे थे। तो क्या स्पेशलिटी बिजनेस में इस बार भी ग्रोथ बरकरार रहेगी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, और साथ ही मार्जिन क्या सस्टेन होते हैं या फिर नहीं। हालांकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको बता देते हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो इनका मुनाफा है पिछले साल के लो बेस की वजह से 399 करोड़ से बढ़कर 1443 करोड़ रह सकता है। रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा एबिटा फ्रंट पर भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एबिटा इनका 1363 करोड़ से बढ़कर 2135 करोड़ आ सकता है, यानी लगभग 57% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मार्जिन देखेंगे तो सालाना आधार पर 16.7% से बढ़कर 24.6% पर मार्जिन आ सकते हैं, ये अनुमान है। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है सन फार्मा के, लेकिन स्पेशलिटी सेल्स कैसी रहती है, मार्जिन की सस्टेनेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। कंपनी इंडिया और यूएस दोनों से ही 30-31% सेल्स ड्राइव करती है, तो इन दोनों मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंपॉर्टेंट रहेगी सन फार्मा के केस में। रचना जी, सन फार्मा, अभी दीपाली बात करी थी, इनसे हम कैडिला भी बातचीत करेंगे, लेकिन सन फार्मा को लेकर क्या राय रखती हैं, क्योंकि नंबर्स आने वाले हैं,
वोलेटाइल सेशन रहेगा ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में जो सिचुएशन रही है, जिस तरह का मूव रहा है, कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स इसके? जी, सन फार्मा में हम ऐसे लगा सकते हैं फ्यूचर्स के हिसाब से 696 पे जून के, एंड ऊपर वाली साइड उसका पहला टारगेट हो सकता है 720 का, और अगर ये उसने निकाल दिया तो देन वी कैन सी लेवल्स लाइक 730 एंड 40, और उसके लिए 2-1 दिन ज्यादा लग सकते हैं। और हायर टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी उसका सेटअप ऐसा है कि वो 740 वाले लेवल्स जो हैं वो अचीव कर सकता है। तो सन फार्मा के लिए 740 के लेवल अचीव हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट यही है कि आप इसके ऊपर नंबर्स पे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा दीपाली, कैडिला को लेकर क्या अनुमान लगा रहा बाजार? कैडिला के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। मुनाफा 28% बढ़ सकता है। एबिटा 5% ग्रो होगा और मार्जिन्स 21.1% से बढ़कर 21.5% पर आने की पॉसिबिलिटी है। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो यही कि सीक्वेंशियल बेसिस पे इनका जो यूएस बिजनेस है वहां पर ग्रोथ दिख सकती है। अनुमान तो यह है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे यूएस सेल्स 5 से 8% ग्रो हो सकती हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो बेस था वो फेवरेबल था, और साथ ही डॉक्सिल जो कि एक जेनरिक दवा है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, उसमें भी मार्केट शेयर गेन कंपनी ने किया है, तो उसका बेनिफिट आता हुआ दिखेगा। हालांकि यूएस पोर्टफोलियो का प्राइस कैसा रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि आशंका यह है कि थोड़ा प्राइस इरोजन यूएस पोर्टफोलियो का हो सकता है। डोमेस्टिक पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ भी मिड टू हाई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लगभग 17% की ग्रोथ दिख सकती है डोमेस्टिक बिजनेस में वाई बेसिस पे, वो भी क्योंकि पिछले साल के बेस के देखेंगे तो बेस लोअर साइड पर था, उसका फायदा दिखेगा, और जो कोविड-19 रिलेटेड सेल्स हैं जैसे कि रेमडेसिविर, उसका फायदा मिलेगा इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल डोमेस्टिक हो या फिर यूएस बिजनेस बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। कैडिला पर नजर रहेगी। कैडिला के ऊपर भी नजर रहेगी। अच्छा रचना, कैडिला के स्पेस में मतलब चार्ट में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? बड़ा मूव इसमें देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। डिस्काउंटिंग हो गई या अभी बाकी है थोड़ी बहुत तेजी? और इसमें 640 के आसपास जब इसका फ्यूचर पहुंचेगा 40 और 45 के बीच में, तो वहां पे एक रेजिस्टेंस आएगा। अगर वो रेजिस्टेंस को वो निकाल पाया, देन वी कुड इवन सी लेवल्स अबव 670। अगर नहीं निकाल पाया तो 645 और 40 के बीच में एग्जिट ले लेनी चाहिए। डाउन साइड पे इसका सपोर्ट बनता है 626 पे। 636 एक सपोर्ट के तौर पे आप जरूर देख सकते हैं। अच्छा रचना, ये नौकरी इन्फो एज का चार्ट देखिए एक बारी। आज स्ट्रॉन्ग मूव में था, करीब 4520 4525 के आसपास की आज क्लोजिंग दी है। कैसे देख रहे हैं आप इन्फो एज के चार्ट्स को? मोमेंटम बना रहेगा, मतलब 5000 के आसपास का आंकड़ा माने उसमें? 5000 के आसपास का आंकड़ा आने के लिए एक बार वो डिप देगा मेरे हिसाब से, एंड अगर वो डिप के टाइम पे 4390 इसको अगर वो होल्ड करेगा तो वो सेकंड स्विंग यहाँ से शुरू कर सकता है, एंड दैट कैन डेफिनेटली टेक अस फर्स्ट टू 4670। 4670 पे एक रेजिस्टेंस है, वो भी निकल गया तो उसके बाद हम आगे फिर 5000 की तरफ की जर्नी देख सकते हैं। तो एक डिप जरूर ले सकता है, लेकिन हाँ उसके बाद की जो जर्नी है वो इसे 5000 के आसपास ले जा सकती है। आज स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर स्ट्रॉन्ग मूव इस शेयर में आज देखने को भी मिला था। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत जारी रखेंगे रचना से। कुछ और अहम कॉल्स हैं और कुछ और अहम स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस में, जिन पे भी हम बातचीत करने वाले। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज की जानकार रचना वैद्य मौजूद है, जो कि बाजार में आपको तेजी की ही बात करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। 15,500 ये उनके नए टारगेट है जून के हिसाब से, फ्यूचर्स के हिसाब से। और निफ्टी बैंक को लेकर एक शेड थोड़ा कमजोर है, लेकिन हाँ निफ्टी को लेकर शेड जो है अभी भी मजबूत उन्हें दिखाई पड़ रहा है। अच्छा रचना, दो नाम देखिए, एक है टीवीएस मोटर, एक है हीरो मोटोकॉर्प। दोनों यहाँ जोरदार तेजी में थे ऑटो स्पेस से। यहाँ क्या करना चाहिए? टीवीएस मोटर्स की जहां तक बात है, ऑटो नेम्स में थी आज मूवमेंट, और टीवीएस मोटर्स की जहां तक बात है तो कैश के लेवल्स के हिसाब से 640 पे अगर इसमें एसएल रखा जाए तो ये ऊपर वाली साइड पे फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। पर्सनली स्पीकिंग मेरा ये मानना है कि माइनर कंसोलिडेशन ये एक बार ही देगा, तो 640 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ जब दिखे और ऊपर जाए तभी एंट्री करनी चाहिए, सीधा सीधा इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। ओके, और हीरो मोटोकॉर्प को लेकर? हीरो मोटोकॉर्प की जहां तक बात है तो उसमें बेटर चांसेस है कंटिन्यूएशन के, और इसमें ऐसे होना चाहिए कैश के हिसाब से 2930 के आसपास,
और ऊपर वाली साइड पे हम टारगेट देख सकते हैं 3000 का एंड 3000 प्लस का। अगर ये मोमेंटम बना रहा तो हम इसमें 3050 का नंबर भी आने वाले 2-3 दिनों में ही देख सकते हैं। अच्छा रचना, बहुत सारी बात हुई उन स्टॉक्स पे जहां पर तेजी देखने को मिली। कोई ऐसा नाम भी आपके जहन में आता है जहां पर मंदी की जा सकती हो, शॉर्ट पोजीशन दिख रही हो? कॉन्ट्रा कॉल का, क्योंकि आप बहुत लेती हैं और कॉन्ट्रा कॉल में आपकी महारत भी है, कोई ऐसा नाम आपको दिख रहा है? जी, आज दोपहर वाले सुबह वाले आपके शो में मैंने 8 AM पे LIC में शॉर्ट दिया था एंड इट हैज क्लोज्ड एट द लो ऑफ द डे डिस्पाइट ऑफ 100 पॉइंट मूव ऑन निफ्टी। तो इसमें मुझे ये लग रहा है चार्ट को देखते हुए कि ये कंटिन्यू हो सकता है, कल के दिन में थोड़ी और गिरावट इसमें आ सकती है। तो 444 का एक लेवल हम शायद इसमें देख सकते हैं और 440 का लेवल भी हम कल के दिन में इसमें शायद देख सकते हैं। 440 तक की चाल भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ये बात सही कही रचना ने, आज सुबह LIC पे बिकवाली की राय और बाजार की इस तेज़ी में उसके बावजूद भी LIC आज बिकवाली के साथ ही बंद हुआ। अच्छा, एक जुबिलेंट फूड को और देखिए, 3150 की रेंज में भी पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब जो बैरियर्स थे हाल फिलहाल के, वो तो सब पार कर चुका है। अब ये जो चाल ऐसी कहाँ तक लिखी जाएगी, इसे माने हम नए हाइस को ब्रीच करेगा ये अपने? जी, कर सकता है क्योंकि ये थीम के साथ भी है और इसका चार्ट भी बुरा नहीं है एंड फ्रेश एंट्री थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है इसमें, लेकिन हम अगर बने रहेंगे, अगर पहले की एंट्री है तो 3200 की तरफ ये डेफिनेटली जा सकता है। इन केस ऑफ एनी पुलबैक्स कहीं पे अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाहता है तो थोड़ा 1-2 दिन का शायद जब गिरावट आए तब 3000 के आसपास, 3050 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखे तब बनाना चाहिए अगर फ्रेश पोजीशन है तो, और फिर 3200 का टारगेट के लिए राइड करना चाहिए। अच्छा, एक नाम और मुझे अभी अभी याद आया, पेज इंडस्ट्रीज का। कल हमारी बात हुई थी, तब आपने कहा था कि 32,000 वो लेवल है जहां से ये घूम सकता है, वो शायद सस्टेन ना कर पाए। आज का हाई 32,100 और वहां से घूमा और 32,000 के नीचे बंद हुआ। मान के चलें कि जो हाल फिलहाल की तेजी थी थोड़ी फिजल आउट हो गई और अब वापस नीचे की ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी? जी, 2-1 दिन के मूव के बाद डेफिनेटली मैं इसमें फ्रेश एंट्री तो ना सजेस्ट करूं क्योंकि बैक टू बैक काफी रैली करा हुआ है स्टॉक ने। और एसएल को जो लोग ट्रेल करते हैं उनके लिए एक लेवल होना चाहिए 31,000 का, क्योंकि पोजीशन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस लेवल को सपोर्ट बना के चले एंड चांसेस आर दैट कि वो यहाँ पे करीब करीब अगर 32,000 की तरफ दूसरी बार अटेम्प्ट करेगा तो फिर से एक बार ही रुकेगा एंड देन इट कैन बिकम साइडवेज फॉर सम टाइम। ओके, और लास्टली हमने पिडीलाइट की बात की थी कुछ दिन पहले, जहां पर आपने कहा था 2000 के आसपास अगर ये मिले तो एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। उससे अगले दिन ही 2020-2030 के आसपास से गया था, वहां से चलना शुरू हुआ और नए हाइस को आज भी ब्रीच कर रहा है, ऑल टाइम हाई पर है। अब क्या करा जाए इसमें? अब एसएल को ट्रेल करा जाए एंड 2020 पे अगर एसएल रखेंगे तो आप इसमें फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए राइड कर सकते हैं और जैसे ही ये 2100 के ऊपर 30-40 रुपए दे दे तो फिर हम 2040 पे अपने एसएल को शिफ्ट करेंगे। ओके, तो रणनीति आपके सामने पिडीलाइट को लेकर भी रखी गई है, तेजी का मोमेंटम ही रखेंगे, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस जरूर 2040 है। पेज इंडस्ट्री में नई एंट्री फिलहाल अभी आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रचना हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और एक बार फिर से सभी कॉल्स पर और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बने रहने के लिए। रचना की राय आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगी। उन्होंने निफ्टी को लेकर खरीदारी की बात की है 15,500, ये जून के लेवल हैं जो उन्होंने कहे हैं, और करीब 15,250 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर एक शेड कमजोर है तो यहाँ पर आप सपोर्ट देखेंगे 34,500 के आसपास और करीब 35,500 का एक रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिल सकता है। ऑटो से मारुति को उन्होंने चुना है जहाँ पे आप तेजी देख सकते हैं, 7150 रुपये का एक टारगेट यहाँ मेंटेन कर सकते हैं और करीब 6,960 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। इसके अलावा सिप्ला करीब 960, 70, 80 इस तरह के आप टारगेट्स यहाँ पर देख सकते हैं और रफली 940 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और तेज़ी बजाज फिनेंस फिनसर्व में रहेगी आगे भी जारी, 12,500 बजाज फिनसर्व के लिए और 6,000 के आसपास के टारगेट्स आप बजाज फिनेंस में देख सकते हैं। इन्फोसिस 1470, 1480 आईटी स्पेस में एक अच्छी कंपनी के तौर पे या फिर एक फर्दर लॉन्ग साइड पे आप इसे देखें और साथ साथ टीसीएस में भी उनको ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप में माइंट्री एक अच्छा नाम है जहां पर आप दाव लगाएं और उसके अलावा ग्रासिम 1450, 1470 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। रियल स्टेट में
DLF उनकी कॉल थी जहां टारगेट्स अचीव हुए। अगर आपके पास है 284 का आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे और अब जो नए टारगेट्स हैं उनको फर्दर आप कैरी फॉरवर्ड करते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। सनटेक रियल्टी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन आप फिनिक्स मिल को देख सकते हैं खरीदारी के लिए 840, 850, 870 के टारगेट्स यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो आपको साफ रणनीति रखी है और एक कॉन्ट्रा कॉल भी है जो कि है LIC हाउसिंग, जिसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं। शायद फर्दर डाउनसाइड यहाँ खुलता हुआ दिखाई पड़े। इसी नोट के साथ अब मार्केट स्टूडियो को ही समेटते हैं, लेकिन कल का दिन है क्रूशियल, क्योंकि कल है वीकली और साथ साथ अब मंथली एक्सपायरी भी। तो एक्सपायरी का दिन है तो उतार चढ़ाव काफ़ी रह सकता है बाजार में। ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को आप ट्रेड करिएगा। नमस्कार।